अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शंस को। सो कॉन्ट्रासेप्शन मींस अगेंस्ट कंसेप्शन। कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव मेथड जो फीमेल यूज करे ताकि वो अवॉइड कर सके अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, इसको कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आइडियल होता है वो होता है जो सेफ भी हो, इफेक्टिव भी हो, यानी वो प्रेगनेंसी को अवॉइड भी करे, एक्सेप्टेबल भी हो, यानी फीमेल उसको इजीली यूज भी कर सके, रिवर्सिबल भी हो, यानी जब वो चाहे तो फर्टिलिटी उसकी वापस भी उसको मिल सके, और इनएक्सपेंसिव हो, इतना महंगा भी ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और उसके अंदर बहुत कम या फिर थोड़ी सी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत हो। तो इसके दो तरीके से मेथड होते हैं। एक होता है स्पेसिंग मेथड जिसमें हम रुकावट अंदर डाल देते हैं, और दूसरा होता है टर्मिनल मेथड जिसमें हम परमानेंट काम कर देते हैं। सो स्पेसिंग मेथड में आ जाते हैं बैरियर्स जैसे कॉन्डम्स वगैरह, आईयूडीज आ जाती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल हैं, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। और टर्मिनल मेथड में मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन है। बैरियर मेथड में आ जाते हैं मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड स्पर्मिसाइड्स। मेल कॉन्डम सबसे कॉमन यूज होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इजीली अवेलेबल भी होते हैं, चीप भी होते हैं। इनको इजीली जो है वो यूज भी किया जा सकता है, पेशेंट इजीली इसको यूज कर लेते हैं। और ना सिर्फ ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, बल्कि ये इंटर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी इसकी वजह से नहीं होते। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका एक कि ये साइड इफेक्ट है कि ये रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डायफ्राम। इसमें हम ये कैप टाइप रख देते हैं वजाइना के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री जो है वो रुक जाती है। इसका एक नुकसान ये है कि इसको लगाना मुश्किल होता है, फीमेल को पहले गाइड करना पड़ता है कि इसको कैसे यूज करना है। स्पर्मिसाइड जैसी जेलीज होती हैं या ऐसी एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं, ये बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। क्रीम, सपोजिटरीज और सॉलेबल फिल्म की शक्ल में ये अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब इंट्रा मतलब यूट्रस के अंदर जो है डिवाइसेस रखते हैं। ये इसकी तीन जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इनर्ट होते हैं, यानी नॉन मेडिकेटेड होते हैं डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल लिपीज लूप, इसको जब तक चाहे रख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन में होती है मेटेलिक आईयूडीज, जिसमें कॉपर T380A है जो कि 10 साल के लिए रख सकते हैं, नोवा टी है 5 ईयर्स के लिए, और मल्टी लोडेड डिवाइसेस हैं। और थर्ड जो है ये हमारे पास इस तरह एक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को रखते हैं कि इस तरह रखते हैं कि ये जो थ्रेड है ये बाहर विजिबल होना चाहिए। फीमेल को कहते हैं अगर उसको थ्रेड नजर ना आया तो वो फौरन जो है रिपोर्ट कर सके। मिस थ्रेड तभी हो सकता है जब एक तो मेनिस्ट्रेशन के दौरान ये साथ ही निकल जाए, फिर आपको दोबारा रिजल्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि फीमेल इसके होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी की वजह से जरा ऊपर चला गया है, तो उस केस में भी फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। इसके अलावा एक और केस भी हो सकता है कि ये वैसे ही थोड़ा सा सेंड हो जाए ऊपर को, तो इस केस में भी ये थ्रेड जो है मिस हो सकता है। लेकिन जब भी ये मिस होगा तो हमने उसको पेशेंट को कहना है कि फौरन वो रिपोर्ट करें। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉपर वाली होती है ये हमारे पास जो है रिलीज करती रहती है कॉपर, जो कि टॉक्सिक होती है स्पर्म्स और एग दोनों के लिए। पहले तो ये स्पर्म को अलाउ ही नहीं करती कि वो आगे जाए, लेकिन अगर स्पर्म गुजर जाए तो ये प्रेगनेंसी नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, क्योंकि ये वहाँ पे रिलीज करती रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी है हमारे पास है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरोन। मतलब ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की आईयूडीज होती है, जिसको हम कहते हैं लेनोगेस्ट्रोल आईयूडी। ये 10 साल के लिए रखी जा सकती हैं। इसमें ये फायदा होता है कि जो कॉपर वाली है ये हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, तो जिसकी वजह से प्रेफरेबल होती है ये वाली। लेकिन स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन ये भी एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिस मतलब इसमें ये प्रोजेस्टेरॉन ये आईयूडीज रिलीज करती रहती है, जिसकी वजह से इसमें ये नुकसान नहीं होता कि ज्यादा ना हैवी ब्लीडिंग होती है और ना ही इसलिए ये वाली ज्यादा प्रेफरेबल होती है। ठीक है, फिर हमारे पास इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि टाइमिंग पे एट द टाइम ऑफ मेनिस्ट्रेशन नहीं लगाएंगे, पोस्टमार्टम में और पोस्ट प्यूपिरल जो है ना ये नहीं लगाएंगे हम। साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ये है, पोस्ट प्यूपिरल कहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद और इसके डिलीवरी के बाद, सॉरी, और पूरा टाइम ऑफ मेनिस्ट्रेशन पे भी नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है, साइड इफेक्ट्स यही है जो मैंने बताया कि कॉपर को वाली रखने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पेन होती है ड्यूरिंग ब्लीडिंग, पीआईडीज हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस जहाँ पे ये यूट्रस के ऊपर पड़ी है तो वहाँ पे ये बार बार कांटेक्ट की वजह से यूट्रस में परफोरेशन कॉज कर दे, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ये प्रेगनेंसी को तो अवॉइड करता है, लेकिन इसकी वजह से प्रेगनेंसी कहीं और हो सकती है, मतलब किसी और साइड पे हो सकती है। तो इसको हम पहले ही फीमेल को गाइड कर देंगे कि इसके चांसेस ज्यादा है, ये ना हो कि मतलब बाद में वो उसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बाद में वो सिर्फ डॉक्टर को ब्लेम करे। इस वजह से पहले ही हमने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है उसके साइड इफेक्ट्स उसके सब कुछ हमने उसको पेशेंट को पहले ही बता देना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हम हार्मोन्स जो यूज करते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, वो कंबाइंड भी यूज किए जा सकते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल भी यूज की जा सकती है। और एक होती है कि कॉन्ट्रासेप्शन के बाद जो भी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कोइटल के बाद, कोइटस यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद जो है वो देंगे, जिसको हम पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन कहेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ये होता है कि हमने जो है ना इसमें जो प्रोजेस्टेरोन लेना होता है वो लेवोनोर्गेस्ट्रोल की फॉर्म में लेना होता है। इसी के नाम से जो है हमने LNG इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी पढ़ी थी, ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म है। और एस्ट्रोजन जो लेंगे वो हम इथाइनाइल एस्ट्राडायोल की फॉर्म में लेंगे। इनकी वैल्यूज जो है इतनी होंगी, इतनी इतनी मिकदार में ये होती है, जो कि इनका इस मतलब ये सिर्फ एक एक पील जो है वो 24 आवर्स के लिए इफेक्टिव होती है। तो हम जो है पूरा एक पैकेट दे देते हैं फीमेल को कि उसने जो है ये खाना है फॉर, इसमें अगर देखेंगे ना 21 डेज की मेडिसिन होगी, जबकि एक पैकेट का जो वो ये है हमारे पास 7 या 8 7 टैबलेट्स होंगी, वो हमारे पास फ्री होंगी, यानी इसको प्लेसिबो टैबलेट्स उन्होंने रखी होंगी यानी खाली, और या फिर उसमें आयरन टैबलेट्स डाल देंगे। इसकी वजह से ये होगा कि फीमेल जो है 21 डेज जब लेगी तो उसकी वजह से उसको ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है उसका मतलब एक बेसल लेवल जो है मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा कि उन्होंने फर्दर FSH और LH रिलीज नहीं करने हैं। FSH और LH जब रिलीज नहीं होंगे तो कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होगी और ना ही उनकी कोई ओवुलेशन होगी। तो लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की थोड़ी मिकदार होने की वजह से जो है एंडोमेट्रियम है उसके अंदर तो प्रोलिफरेशन वगैरह हो रही होगी, तो उसको शेड करने के लिए हमने फीमेल को कहना है कि 7 डेज के लिए वो ये ब्लैक वाली टैबलेट जब यूज करेगी तो तब उस दौरान में उसकी शेडिंग हो जाएगी, मतलब उसकी वो यूट्रस जो है वो शेड कर देगी। लेकिन वहां पे जो है वो शेडिंग ओवुलेशन की वजह से, एग को डिस्ट्रॉय करने की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेट हुई होगी वो शेड करेगी। ठीक है, इसके लिए हम फीमेल को 1 मंथ के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी फीमेल है जिसको हैवी मेनिस्ट्रेशन होती है या उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन और वो चाहती है कि मैं मेनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहती, तो फिर हम उसको कहेंगे 3 माह के लिए आप मुसलसल ये गोलियां खाएं और फिर 7 दिन का जो है गैप लें, तो दोनों ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंबाइंड पिल। जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होती है वो उन फीमेल में दे सकते हैं जो कि जिनको सीवियस का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो कंबाइंड पिल है ये हम ऐसी फीमेल में नहीं देंगे जिसको सीवियस का कोई प्रॉब्लम हो और वो स्मोकर हो या फिर 30 से अबव ईयर्स की हो, तो उसको हम नहीं देंगे। तो 40 से अबव ईयर्स वाली को हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल देंगे। और इसके अलावा जो पोस्ट कोइटल है यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जो हम फौरन उसको कहेंगे गोली खाने को, वो है ये हमारे पास लेवोनोर्गेस्ट्रॉल है जो कि एक प्रोजेस्टेरोन है, यूलिप्रिस्टाल है और माइफिप्रिस्टोन है। ठीक है, तो ये फौरन जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी उसके बाद खा लेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनके एडवर्स इफेक्ट यही है कि कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो मैंने बताया था कंबाइंड पिल्स में हो सकते हैं। कार्सिनोजेनेसिस हो सकती है, जैसे कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं इनकी वजह से। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो जैसे ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, उनके चांसेस को कम भी करती हैं। इनके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, लीवर एडिनोमास कर सकते हैं, फीमेल का वेट गेन हो जाएगा और ब्रेस्ट की टेंडरनेस होगी। तो ये जो सारे भी हम इफेक्ट्स हैं ये हम फीमेल को पहले से गाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्शंस की फॉर्म में देंगे, जो कि DMPA 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, जिसका असर 3 माह के लिए रहेगा। इसके अलावा इसका सबडर्मल इम्प्लांट्स भी दे सकते हैं। इम्प्लांट्स जब हम देंगे तो एक्सेप्ट ब्रेस्ट टिश्यू के अलावा कहीं भी बॉडी में इम्प्लांट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि ये इम्प्लांट्स की फॉर्म में देंगे तो ये 350 मिलीग्राम ऑफ लेवोनोगेस्ट्रोल जो है ये रिलीज करेंगे, और ईच कंटेनिंग 6 सिलेस्टिक कैप्सूल्स होंगे। और हमारे पास ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर 5 इयर्स। इसका ये नुकसान है कि अगर ये डिपोर्ट फॉर्मुलेशन लेने के बाद अगर फीमेल चाहेगी कि उसको फर्टिलिटी हो तो उसमें टाइम लगता है, मतलब 1 साल यहाँ लग जाएगा उसको दोबारा, अगर वो चाह रही है कि प्रेग्नेंट होना तो उसको टाइम लगेगा। टर्मिनल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो परमानेंट मेथड्स हैं, एक दफ़ा ये आपने करने और फिर काम खत्म, उसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। गाइडलाइंस ये है कि इसमें फीमेल की एज जो है वो 45 तक हो और हस्बैंड की एज जो है वो 50 ईयर्स तक हो, और उनके 2 बच्चे हों एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये ना हो कि बाद में उन्हें ख्याल आ जाए कि अब तो हमने बच्चे पैदा करने हैं, तो बाद में वो डॉक्टर्स को कंप्लेंट करें। तो इससे पहले हमने देख लेना है कि उनकी पहले ही फैमिली कंप्लीट हो और वो चाहते हो। ठीक है, फिर मेल में हम लोग वेजेक्टमी करेंगे। वेजेक्टमी में ये होगा कि ये जो वेस्ट डिफरेंस होती है ना टेस्टिस से ऊपर, जो हमारे पास ये एपिडिडाइमस होती है और उसके बाद ये वेस्ट डिफरेंस बनती है, तो दोनों की साइड पे हमने जो है इनको इंसिजन लगा के
जो है हमने यहाँ पे स्टेपल कर देना है, इसकी यहाँ इसको लाइगेट कर देना है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो आगे फ्लो ही नहीं करेगा। जब यहाँ से स्पर्म नहीं आएगा तो फीमेल की बॉडी में एंटर ही नहीं होगा। तो ये एक अच्छा मेथड होता है, लेकिन ये पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा फीमेल की ही ट्रीटमेंट लेती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। अगर कोई मतलब मेल को इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती, फीमेल में तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसके इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि स्पर्म जो है ना वो ग्रेनुल्स बन जाते हैं, मतलब यहाँ स्पर्म से इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक इंग्वाइनल स्वेलिंग जो है वो पेयर होती है। अ, कुछ इसको एडवाइस भी करेंगे कि बाथिंग को अवॉइड करें 24 आवर्स ऑफ ऑपरेशन के बाद, हैवी लिफ्टिंग और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन फीमेल की निस्बत में इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा फायदा होता है कि अगर हम मेल की को स्टेराइल कर दें। ठीक है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन में हम लेप्रोस्कोपी करेंगे, लेप्रोस्कोपी या फिर मिनी लेप्रोटमी मतलब मिनी लेप्रोस्कोपी करके। और ये ऑपरेशन तकरीबन हम फीमेल की इजाज़त के साथ ही जैसे ही उसकी डिलीवरी हो उसके फौरन बाद कर देते हैं। तो हमने इसमें क्या करना होता है, दोनों साइड्स, दोनों जो स्टेरिलाइजेशन वाले केसेस हैं उनमें हम दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करेंगे। ये ना हो कि मतलब हमने एक को यूज़ कर लिया और दूसरी को हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो दूसरी वाली साइड से ओवरी से एग निकले और प्रेग्नेंट हो जाए फिर से। तो हमने दोनों साइड्स पे क्या करना होता है, फिलोपियन ट्यूब को यहाँ पे, यहाँ हमने क्लिप्स लगा देने होते हैं, यहाँ फिर हमने जो है लाइगेट कर देना है। ये इस तरह जो है ना, फिर हम यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ फिर उनको कट कर दिया है, या फिर उसके बाद उसको क्लिप लगा दी है, या स्टीराइल कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ के इसको हम क्लिप लगा देंगे। तो यही सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम जो है अवॉइड किया जा सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ये मिनी लैप है जिसमें हम इंसिजन जो है वो प्यूबिक एरिया में देंगे और छोटा इंसिजन देंगे, और उसके बाद जो है हम फिलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे या फिर क्लिप लगा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।